नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। 378 दिन बाद किसान आंदोलन खत्म, दिल्ली बॉर्डर से टेंट उखड़ने लगे। 11 दिसंबर को फतेह मार्च, 15 को पंजाब के सब मोर्चे खत्म। दिल्ली बॉर्डर पर 378 दिन से चल रहा किसान आंदोलन खत्म हो गया है। किसान नेता बलबीर राजेवाल ने गुरुवार को कहा कि अहंकारी सरकार को झुकाकर जा रहे हैं। हालांकि यह मोर्चे का अंत नहीं है, हमने इसे स्थगित किया है। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की फिर मीटिंग होगी, जिसमें आंदोलन की समीक्षा करेंगे। सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने टेंट उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा वापसी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। वहीं आंदोलन की अगुवाई करने वाले पंजाब के 32 किसान संगठनों ने अपना कार्यक्रम भी बना लिया है, जिसमें 11 दिसंबर को दिल्ली से पंजाब के लिए फतेह मार्च होगा। वहीं सिंगू और टिकरी बॉर्डर से किसान एक साथ पंजाब के लिए वापस रवाना होंगे। 13 दिसंबर को पंजाब के 32 संगठनों के नेता अमृतसर स्थित श्री दरबार साहिब में मत्था टेकेंगे। उसके बाद 15 दिसंबर को पंजाब में करीब 113 जगहों पर लगे मोर्चे खत्म कर दिए जाएंगे। हरियाणा के 28 किसान संगठन भी अलग से रणनीति बना चुके हैं। सिंगू टिकरी बॉर्डर पर उखड़ने लगे किसानों के टेंट झोपड़ियां हटाने में जुटे। दोनों बॉर्डर पर किसानों ने डाला भंगड़ा, रवानगी पर हेलीकॉप्टर से बरसाए जाएंगे फूल। आखिरकार आ ही गई वो घड़ी जिसका सबको इंतजार था, यानी 1 साल 14 दिन बाद चले अब तक के सबसे बड़े आंदोलन में शुमार किसान आंदोलन गुरुवार को समाप्त हो गया। दिल्ली की सीमा पर चल रहे आंदोलन को खत्म करने का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से होते ही टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर जश्न शुरू हो गया। दोनों ही बॉर्डर पर किसान खुशी में जमकर डांस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने टेंट और झोपड़ी सड़क से उखाड़कर सामान समेटना शुरू कर दिया है। किसान अपना सामान ट्रैक्टर और अन्य वाहनों में लाद रहे हैं ताकि शुक्रवार सुबह से घर वापसी की जा सके। खास बात यह है कि घर रवानगी से पहले टिकरी बॉर्डर आंदोलन स्थल पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। दिल्ली सीमा पर हाईवे को पूरी तरह साफ होने में अभी 4 से 5 दिन का समय और लग सकता है। 15 किलोमीटर तक किसानों के टेंट और झोपड़ियां बनी हुई हैं। इनमें बहुत सी पक्की झोपड़ियां भी शामिल हैं। किसान आंदोलन खत्म होने की घोषणा पर बोले दुष्यंत, कहा एक और इतिहास रचा गया। पीएम मोदी ने आम आदमी के दिलों को छुआ। हरियाणा के झज्जर में जननायक जनता पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस पर आयोजित जन सरोकार रैली में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन खत्म होने की घोषणा पर बड़ा बयान दिया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि यह संयोग है कि 9 दिसंबर को एक और इतिहास रचा गया है। इस दिन 380 दिन लंबे चले संघर्ष को संयुक्त किसान मोर्चा ने खत्म करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के आम नागरिकों के मन को छू लेने वाला निर्णय लिया और उन तीनों कानूनों को वापस लिया। 11 दिसंबर से टोल देने को हो जाएं तैयार। हरियाणा पंजाब में 2 दर्जन टोल प्लाजा पर साल भर में धरने, कंपनियां बोली किसानों के उठते ही वसूली शुरू। किसान आंदोलन के कारण पंजाब हरियाणा में लगभग साल भर से बंद पड़े टोल प्लाजा अब 2 दिन बाद दोबारा शुरू होने की तैयारी हो चुकी है। किसान साल भर से दोनों राज्यों में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर बने 2 दर्जन से ज्यादा टोल प्लाजा पर धरना दे रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ टोल वसूली बंद पड़ी है और वाहन चालक बिना रोक टोक निकल रहे हैं। अब किसान आंदोलन खत्म होने के साथ ही कंपनियों ने टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। अब किसान आंदोलन के खत्म होते ही उन्हें अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। फिलहाल तो पुराने रेट पर ही टोल लगेगा, लेकिन संभावना ऐसी जताई जा रही है कि केंद्र सरकार टोल प्लाजा के रेट बढ़ा सकती है। पंजाब हरियाणा के मुख्य शहरों से दिल्ली के बीच कितना टोल लगता था, आपको वही स्मरण करवाते हैं। चंडीगढ़ से दिल्ली के बीच 4 टोल प्लाजा पड़ते हैं। यहाँ कार चालकों को एक तरफ के सफर पर 250 से 300 रुपए टोल देना पड़ेगा। अमृतसर से दिल्ली के बीच 8 टोल प्लाजा है। यहाँ कार चालकों को एक तरफ का सफर करने पर 500 रुपए टोल देना पड़ेगा। पठानकोट से होशियारपुर आने पर मानसर टोल पर 105 रुपए देने पड़ेंगे। पठानकोट से दिल्ली के बीच 7 टोल हैं, लगभग 640 रुपए देना पड़ेगा। होशियारपुर से दिल्ली के बीच 5 टोल पड़ते हैं, लगभग 445 रुपए टोल देना पड़ेगा। बठिंडा से दिल्ली के बीच 4 टोल हैं, लगभग 285 रुपए टोल देना पड़ेगा। वहीं हिसार से दिल्ली के बीच 3 टोल पड़ते हैं, लगभग 205 रुपए देना पड़ेगा। हिसार से पानीपत के बीच 2 टोल पड़ते हैं। कार चालकों को एक तरफ के सफर पर लगभग 175 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। एचटेट में बैठेंगे 1,88,000 विद्यार्थी। भिवानी बोर्ड ने 18 व 19 दिसंबर की परीक्षा के लिए बनाए 291 केंद्र। प्रवेश पत्र 10 से होंगे जारी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने 18 व 19 दिसंबर को होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट 2021 के लिए 291 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। कुल 1,87,951 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 10 दिसंबर से बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर डाउनलोड किए जा सकेंगे।
हरियाणा प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस में जहां गुटबाजी के चलते संगठन विस्तार धीमी गति से चल रहा है, वहीं भाजपा ने बूथ स्तर पर टीम गठित करके प्रमुख पदाधिकारियों को कड़ा प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर आयोजित किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुशासन का पाठ पढ़ाने के साथ साथ पार्टी का गौरवशाली अतीत भी बताया जा रहा है। तीसरी पारी के बड़े लक्ष्य को लेकर भाजपा की बड़ी टीम तैयार की जा रही है। प्रशिक्षण की घुट्टी के बाद यही टीम विपक्ष के मुद्दों की छुट्टी करने में सक्षम होगी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पुराने चेहरे अतीत के संघर्ष से परिचित हैं, लेकिन नए चेहरों को पार्टी के अतीत की पूरी जानकारी याद करवाई जा रही है। नई टीम को यह समझाया जा रहा है कि पार्टी किस तरह वर्ष 1984 में 2 लोकसभा सीटों से वर्ष 2019 में 303 सीटों तक पहुंच पाई है और किस तरह हरियाणा में भी दूसरी बार सत्ता मिली है। झज्जर में जजपा की रैली में अजय सिंह चौटाला ने बुढ़ापा पेंशन को लेकर कही बड़ी बात। रैली में भीड़ देखकर गदगद हुए नेता। जननायक जनता पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस पर झज्जर में आयोजित रैली में उमड़ी भारी भीड़ ने साबित कर दिया कि जेजेपी का क्रेज प्रदेश की जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है। प्रदेश के कोने कोने से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को सुनने के लिए जहां लाखों लोगों ने जन सरोकार दिवस में भारी जोश के साथ शिरकत की, वहीं युवाओं ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के क्रेज की प्रकाष्ठा भी देखी। झज्जर शहर से करीब 16 किलोमीटर दूर गाँव दादरी तोई की धरा पर आयोजित जेजेपी की इस रैली में लोगों का जोश देखने लायक था। लाखों लोगों की उमड़ी भीड़ ने जेजेपी भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर अपनी मुहर लगाई और सरकार में अपनी भागीदारी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। एक अनुमान के मुताबिक दोपहर 2 बजे तक इस रैली में करीब 2 लाख से अधिक लोग शिरकत कर चुके थे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार ने 500 दिनों से 500 रुपए वृद्धावस्था पेंशन की बढ़ोतरी कर 2500 रुपए तक कर दी है, जो कि देश में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि अभी सरकार के 3 वर्ष और शेष हैं और जेजेपी बीजेपी सरकार बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का अपना चुनावी वायदा पूरा करेगी। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का कमाल, पराली के अपशिष्ट से बनाई ईंट। दिल्ली एनसीआर में हर साल पराली के चलते सामने आने वाले प्रदूषण की समस्या को देखते हुए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने एक ऐसी ईंट का निर्माण किया है जो कृषि अपशिष्ट व औद्योगिक अपशिष्ट के मिश्रण से बनी है। विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी पीठ के अंतर्गत सिविल इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास गर्ग के मार्गदर्शन में तैयार इस ईंट को पराली संकट के एक उपयोगी वरदान के तौर पर देखा जा रहा है। हरियाणा पुलिस ने यातायात सुरक्षा से संबंधित त्वरित और मजबूत आपात सेवाएं प्रदान करने के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 1073 को आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायक प्रणाली यानी हेल्पलाइन 112 के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया है। डीजीपी हरियाणा प्रशांत कुमार अग्रवाल ने बताया कि गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में पहले से चल रही एकीकृत 108 एम्बुलेंस और 101 फायर सेवाओं के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इस सुविधा के साथ राजमार्गों पर 112 ERV वाहन सभी यातायात आपात स्थितियों पर प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध रहेंगे। हेल्पलाइन नंबर 1073 पर की गई सभी कॉलें स्वचालित रूप से 112 इमरजेंसी नंबर पर आ जाएंगी। चौटाला राज में चयनित HCS अधिकारियों को मिली राहत, हाईकोर्ट ने खट्टर सरकार से पूछा यह सवाल। हरियाणा सरकार की सेवा समाप्त करने की नोटिस को 2004 बैच के HCS हरियाणा सिविल सर्विस अधिकारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण मोंगा ने अधिकारी को राहत देते हुए सरकार को नोटिस जारी कर मामले में यथास्थिति के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि क्यों न वह इस नोटिस पर रोक लगा दे। याचिकाकर्ता अधिकारियों ने सरकार के इस कदम को आपत्तिजनक नियमों के खिलाफ तथा अपमानजनक करार देते हुए सेवाएं समाप्त करने के नोटिस को रद्द करने की मांग की है। HCS यानी कार्यकारी शाखा के अधिकारियों की उनकी 6 साल की नियमित सेवा के बावजूद हटाने के लिए 27 नवंबर को नोटिस जारी किया गया है। जिन HCS अधिकारियों ने याचिका दायर की है उनके अनुसार ये भर्ती में बेदाग उम्मीदवार रहे हैं और पूरी भर्ती को रद्द करना उनके साथ अन्याय होगा। याचिका में कहा गया है कि उनको हटाना हाईकोर्ट के 27 फरवरी 2016 के आदेश का उल्लंघन है। तब राज्य सरकार के निर्णय के मद्देनजर बेदाग उम्मीदवारों को अलग किया गया था और नियुक्ति की पेशकश की गई थी। हरियाणा के निवासियों को निजी क्षेत्र की नौकरी में 75% आरक्षण करने वाले भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार के हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रविशंकर झा एवं चीफ जस्टिस अरुण पल्ली की खंडपीठ ने याचिका कर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह एक्ट 15 जनवरी को हरियाणा में लागू होना है। कोर्ट ने इससे पहले ही सरकार को इस मामले में जवाब दायर करने का आदेश दिया है। याचिका में आशंका जताई गई है कि इस कानून के लागू होने से हरियाणा से इंडस्ट्री का पलायन हो सकता है तथा वास्तविक कौशलयुक्त युवाओं के अधिकारों का हनन है। याचिका में इस एक्ट पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका के अनुसार हरियाणा सरकार का यह फैसला योग्यता के साथ अन्याय है।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी DHBVN ने डिजिटल माध्यम से बिजली बिलों के भुगतान को बढ़ावा देते हुए ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं द्वारा अपने बिजली बिलों का डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर निगम द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक PC मीणा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत निगम क्षेत्र के प्रत्येक ऑपरेशन उपमंडल में प्रत्येक तिमाही पर 5 चयनित ग्रामीण उपभोक्ताओं को 2100 रुपए प्रति उपभोक्ता प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। संबंधित उपमंडल अधिकारी या ऑपरेशन चयनित उपभोक्ताओं को सार्वजनिक रूप से गांव के स्कूल, चौपाल या फिर पंचायत घर में पुरस्कार राशि का वितरण पारदर्शी तरीके से करेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रोत्साहन राशि में केवल वही ग्रामीण बिजली उपभोक्ता पात्र होंगे जिन्होंने अपने नवीनतम बिजली बिल का भुगतान किसी भी डिजिटल माध्यम जैसे कि नेट बैंकिंग, भीम ऐप या UPI, RTGS या NEFT, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या फिर किसी अन्य ऐप के माध्यम से भुगतान किया हो। राजस्थान के 60 लाख स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म फ्री मिलेगी। पहली से 8वीं तक के बच्चों को मिलेगा फायदा। खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं 600 रुपए। राजस्थान के सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म फ्री दी जाएगी। इसका सीधा लाभ करीब 60 लाख बच्चों को मिलेगा। सरकार ने इस साल यूनिफॉर्म का कलर भी बदलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक स्टूडेंट पर करीब 600 रुपए खर्च करेगी। हालांकि अभी यह तय नहीं किया गया है कि सरकार स्टूडेंट के खाते में राशि भेजेगी या फिर सिली सिलाई यूनिफॉर्म ही उपलब्ध कराई जाएगी। मोदी सरकार से दिक्कत, इमरान बोले दुआ है कि हिंदुस्तान में ऐसी सरकार आए जिससे बात कर सकें। मोदी पाकिस्तान को कमजोर समझते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने कई बार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन वो हमारी कोशिश को कमजोरी समझते हैं। इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम के दौरान खान ने कहा कि हम दुआ करते हैं कि भारत में एक ऐसी सरकार आएगी जो पूरी गंभीरता से पाकिस्तान से बातचीत करेगी। इमरान ने पिछले महीने ही भारत से बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन भारत ने पिछली बार और हर मौके पर साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत कभी साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने गुरुवार को इस्लामाबाद कॉन्क्लेव 2021 में शिरकत की और लंबा भाषण दिया। इसमें कई बार भारत का जिक्र किया। बीरा को आखिरी सलाम, PM मोदी ने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। सभी शहीद सैनिकों के परिवार वालों से एक एक कर मिले। तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत यानी बीरा, उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 सैन्य अधिकारियों का शव गुरुवार रात करीब 7:45 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाया गया। रात करीब 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचे और जनरल रावत समेत सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। PM ने शहीदों के परिजनों से एक एक कर मुलाकात भी की और उन्हें ढांढस भी बंधाया। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल करीब 8:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचे और सभी शहीदों के परिजनों से मिलकर बातचीत की। PM के बाद राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल ने शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए।